तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हमारे साथ में लक्ष्मी प्रताप सिंह स्वराज इंडिया पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अविरल मलिक बीजेपी का पक्ष रखेंगे और विजय पांडे कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे और मुद्दा है रोजगार का। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी प्रताप जी, मैं आपसे सवाल लेता हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन 2022 उत्तर प्रदेश का निकला, क्योंकि हर बार 5 राज्यों का चुनाव साथ में ही आता है। अब इलेक्शन के ये उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव है। हम लोग इलेक्शन में तो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, आम जनता भी इंटरेस्ट रखती है कि इलेक्शन में, लेकिन जहाँ रोजगार की बात आती है, रोजगार पर कोई भी पार्टी मुझे सड़क पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पहला सवाल, पहला कमेंट आपसे कर लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो इसमें रोजगार पे आने से पहले आपका जो सवाल है वो विपक्षी पार्टियों के लिए ज्यादा है, राइट। हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दा है वो रोजगार का, यानी कि एक व्यक्ति के जो परिवार है उसके परिवार की संपन्नता और भविष्य में कैसे उसकी ग्रोथ होगी, कैसे उसका व्यक्तिगत विकास होगा, कैसे बच्चे, परिवार के हॉस्पिटल बिल, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सभी ना कहीं अर्थ यानी कि रोजगार से जुड़ी होती है। हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो नेता चुने हुए हैं, आप ये देखिए कि जो पार्टी जीत रही है, मैं उनको फिलहाल छोड़ देता हूं, मैं उनकी बात करता हूं जो पार्टियां भाजपा से लड़ रही, क्योंकि भाजपा फिलहाल सत्ताधारी पार्टी है। जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, चुनाव हारने के बाद क्या उनकी जीवन शैली में, क्या उनके आर्थिक स्थिति में, क्या उनकी सामाजिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन आ रहा है? क्या कोई नेता ऐसा है जिसकी टोटल नेटवर्थ घट गई हो, उसकी सुरक्षा हट गई हो, कोई जेल चला गया हो, उसकी संपत्तियां छिन गई हो, या उसके जीवन पे कोई असर पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो जब तक कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पे किसी भी चीज से जब तक वो प्रभावित नहीं होगा, तब तक उसका जो विरोध है ना, उसमें वो शक्ति नहीं आएगी। वो सिर्फ एक सांकेतिक विरोध रहेगा। चुनाव आएगा तो उसके बारे में बयानबाजी की जाएगी, बयान के बाद वो घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी तो आसानी से चल रही है। तो जो हम पार्टियों की बात करते हैं, या वो सड़क पे नहीं है, पार्टियों की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि हम आम जन समस्या जो है, आम जन की जो समस्या है, उसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो खास लोग हैं वो सड़क पे उतरेंगे, तो आम आदमी की समस्या के लिए खास आदमी नहीं उतरेगा। पहला तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो आम जनता भी है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं ऐड कर देता हूं कि भारत में एक संस्था हुआ करती थी जो लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत सारे रोजगार के जो भी आंकड़े हैं वो वहीं से जारी होते थे, जो सैंपल सर्वे करवाती थी। भारत सरकार ने, यानी मोदी जी की सरकार 14 में आई और 16 में वो बंद ही कर दिया है। तो यानी कि जो हर साल जो आपको रोजगार बेरोजगार के जो आंकड़े आते थे, वो सरकार ने सबसे पहले वो संस्था वो सर्वे कोई बंद कर दिया है। यानी कि कोई भी आज की डेट में अब कोई भी प्राइवेट संस्था अगर इस तरह के आंकड़े देती है तो सरकार उसको नकार देगी, या आम पब्लिक भी नकार देगी। मीडिया और जो जिस तरह का जो गोदी मीडिया का जो एक नेक्सस है, और जो आईटी सेल या जो भी मीडिया का एक नेक्सस है, आप ये बताइए नीति आयोग किसने बनाया? डियर, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। कि जो एक आधिकारिक तौर पे जो सरकार एक आपको जो आंकड़े देती थी साल दर साल रोजगार के, वो संस्था बंद कर दी गई है। आपके पास सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़े जो है 2016 से नहीं है। तो अब इसके बारे में आप सवाल भी पूछेंगे तो आपके पास उसका बेस बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये इस वजह से जनता भी इस मामले में सड़क पे उतरना या उसके लिए प्रॉपर बेस नहीं है उनके पास। जी पूछिए। अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा सबसे पहले, उसके बाद विजय पांडे जी। विजय जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कह रही है कि पार्टी को मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन 32 सालों में पार्टी मजबूत नहीं हो पाई। अभी पिछले 1-2 जून की बात अगर मैं करूं तो प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 1-2 जून को हम चिंतन शिविर करेंगे। वहीं लखनऊ में आपको पता होगा, यूपीएसआई धांधले में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके पास पहुंचा, आपने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़कों के लिए कौन लड़ेगा भाई? लड़का लड़की यूपीएसआई में सब लोग हैं। उसके बाद भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचा? विजय पांडे जी रुक जाइए, अग्रवाल जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए ये एक पूरा क्वेश्चन जी,
कम से कम हम लोग बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने ऐसे समय में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कम से कम आप इस पे एक चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी इसमें सवाल जो है वो आपने पहले स्वराज पार्टी के साथी से पूछा, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं। असल में हम सबके पास सरकार को लेके बहुत सारे सवाल। हम लोग तो 2 करोड़ रोजगार ढूंढ रहे हैं जो मोदी जी ने वादा किया। हम तो योगी जी की सरकार के मैनिफेस्टो में दिए गए 5 साल की सरकार पूरी हो गई, हम वही सवाल आज तक ढूंढ रहे हैं कि वो जो रोजगार देने के वादे थे वो कहाँ चले गए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, आपने हमसे सवाल पूछा। हम लोग 32 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, इसके बाद भी सवाल हमसे पूछना आपका, हम लोग मानते हैं हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लोग हैं, हम लोग फिर भी सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। यूपीएसआई की भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती, हमारा आप अगर घोषणा पत्र उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने एक पूरा भर्ती विधान घोषणा पत्र का नाम रखा था जो सिर्फ और सिर्फ रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करता दिखता था। हम लोग सत्ता में नहीं आए, वो ठीक है, जनता जनार्दन का आदेश था हमें सत्ता से बाहर और रखना था, हम बाहर हैं, लेकिन हमने हर मुद्दे को, हर भर्तियों को, हर डिपार्टमेंट को जिस तरीके से भर्ती होनी चाहिए, हमने पूरा विधान, एक पूरा डिटेल्ड मैनिफेस्टो चुनाव में जनता के बीच लेके गए। हम अपने उन मुद्दों पे आज भी कायम हैं। हमारे यहाँ चूंकि एक नव संकल्प अभियान हम लोग चला रहे हैं, हमारे यहाँ उदयपुर में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसले लिए हैं उसके अनुरूप हम लोग अपने संगठन में बदलाव कर रहे हैं और जनता के बीच जाने के तरीके को, तो जो जिस तरीके का फैसला लिया गया हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने एक इंटरनल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इस समय हम सड़क पे नहीं आ सकते, लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में सड़क पे सिर्फ हम थे और कोई नहीं था। 4.5 साल तक सड़क पे हमारे अलावा कोई नहीं था। हमने सरकार की हर उस नीति का विरोध किया, चाहे वो भर्तियों में हो घोटालों का विरोध हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के बैठे दिल्ली लखनऊ में, हालांकि आजकल बैठने नहीं दिया जा रहा है। पिछले 5 साल में किसी को कोई विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है कहीं भी पूरे लखनऊ में। 144 लगातार लागू है। योगी जी का अपना काम करने का स्टाइल है, वो किसी को प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते। इसके बाद भी हमने प्रदर्शन किए। हमारे नेता जेल गए, हमारे पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जी जितनी बार जेल गए होंगे, शायद 1 साल में कोई 5 साल में कोई कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल का नेता जेल गया हो। तो हमने हर बार विरोध प्रदर्शन किया है। केपी सिंह जी, मैं माफ कीजिए, मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं सर से, माफ कीजिएगा सर। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, राजस्थान जिसकी आप बात कर रहे हैं, देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है टॉप पे हरियाणा है 34% के साथ, और राजस्थान इस देश में दूसरे नंबर का स्टेट है सर। वहां आप ही की सरकार है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 28% राजस्थान में। नहीं, ये कब के आंकड़े हैं सर? ये वर्तमान का आंकड़ा दे रहा हूँ कि अभी तो आंकड़े जारी नहीं हुआ, अभी आप ही कह रहे थे जी। जो सर्वे इंडिया जो है ना, सिर्फ उसको बंद किया गया है। उसके अलावा भी CMIE जो है, अन्य संस्थाएं हैं, वो लगातार जारी कर रही है। CMIE का जो आंकड़ा है, जो अभी आपने शायद आप लोग अगर सक्रियता से देखते होंगे तो अभी हमने 8 साल सरकार के पूरे होने पे 8 साल और 8 छल हमने एक मैगजीन, हमने एक छोटी सी बुकलेट रिलीज की है। हमने उसमें सारे राज्यों के आंकड़े भी रिलीज किए हैं। हाँ ठीक है, राजस्थान आज से नहीं, राजस्थान हमेशा से, हमने 5 साल में जो अधिकतम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है। अभी भी हम पीछे रह गए, लेकिन ऐसा ठीक है। अब मैं, ठीक है विजय जी मैं रोकना चाहूँगा। जब रोजगार की चर्चा हो रही है तो अब मैं सत्ता पक्ष से जान लेता हूँ। अविराल मलिक, बताइए, जो सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं इनको न्याय कब तक मिल जाएगा, या फिर सभी हिंदू जो संगठन हैं, हिंदू जो लोग हैं, हिंदू जो लड़के हैं, उनको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले और तमाम कार्य हैं, किस मंदिर में कौन से अवशेष हैं, इसका भी एक डिपार्टमेंट बन जाएगा तो कम से कम लोगों को, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको ये तो नहीं लगेगा कि हम बेरोजगार नहीं, हमको भी रोजगार है। क्या कहना चाहते हैं अविराल मलिक? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे पर विश्वास रखती है और उसी के आधार पर चलती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और जहां तक बात है बेरोजगारी का विषय है, तो बेरोजगारी पर मैं यही कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर रोजगार बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मोदी जी के द्वारा भी। और दूसरी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में आना चाहिए, उसके लिए एक माहौल भी बन रहा है। उससे बेरोजगारी की जो समस्या है, हाँ मैं मानता हूँ कुछ हद तक हालांकि समस्या है बेरोजगारी की, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून के माध्यम से।
टू चाइल्ड पॉलिसी जैसे लागू होती है, तुरंत बेरोजगारी हटने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ओर योगी जी आगे बढ़ भी रहे हैं और देश भर में भी जनसंख्या नियंत्रण का कार्य जारी है। उसके जितने भी फाउंडेशन हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, वो सक्रिय रूप से जन जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी प्रताप जी मुस्कुरा रहे हैं, तो उनको बताना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का आप भी इसमें समर्थन कीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, देश के लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि अगर जनसंख्या जी। अच्छा अविरल आपने जब कहा हो जाएगा लोगों के लिए पर्याप्त। अविरल आप जब कह रहे थे, अविरल बस एक सेकंड लक्ष्मी जी, अविरल जब आप बता रहे थे कि जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, तब आप मुस्कुरा पड़े, जब रोजगार की बात आई तो आप हंस पड़े। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, नहीं मैं ये जानना चाहता हूं था, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। वो मेरी बात पर मुस्कुरा रहे थे या फिर उनके मन में कोई विचार आ रहा होगा तो वे मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा था। क्योंकि बात ऐसी है कि ये मुझे लगता है शायद योगेंद्र यादव जी की पार्टी से है, और योगेंद्र यादव जी की पार्टी लगातार धरना देने का, प्रदर्शन करने का काम करती है, वो सब लोग जानते हैं। और हालांकि वो उनकी अलग विचारधारा है, अपना उनकी पार्टी है निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है, किसानों की जितनी समस्याएं थी वो मोदी जी ने सॉर्ट आउट करी। कृषि कानून की समस्या थी, पिछली बार हमारी डिबेट हुई थी जब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, तो किसानों की समस्या पर हुई थी। तो उस समस्या को भी सॉल्व करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने किया। अब किसान आंदोलन। अच्छा मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल लक्ष्मी जी, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी किसी भी भाजपा के प्रवक्ता या नेता से पूछा जाए कि रोजगार कब मिलेगा और बेरोजगारी कब जाएगी, क्या आपके पास में कोई प्लान है कि नहीं है, तो ये लोग कहते कि साहब जनसंख्या का वो कानून वो आ जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए हमने किसान बिल जो था वो वापस ले लिया किसानों के हित में। ये जरूरी, जो मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं देंगे। ये कहेंगे कि हमने किसानों का बिल वापस ले लिया, आप कहां कर रहे हैं। ये कहेंगे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, आप काहे चक्कर में पड़ रहे हैं रोजगार के। तो लक्ष्मी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बेरोजगारी पर बहस ना हो, और इस देश में लगातार आप देख रहे हैं इस देश की परिस्थितियां, किस पर बहसें हो रही हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम, जब भी टीवी खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, हिंदू मुस्लिम। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कैसे जाएगी। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कौन मदद करेगा, किन से उम्मीद लगाएंगे। लक्ष्मी प्रताप जी, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल विजय पांडे जी से। अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि बहुत जल्दी, आपने पूछा कि रोजगार कब आएगा, उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा उससे रोजगार ठीक हो जाएगा। अब बड़ी एक लॉजिकल सी बात यह है कि चलिए हम आज जनसंख्या कानून लगा देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो वाकई एक समस्या है और उसको करना चाहिए, या ऐसी बात है। हालांकि वो अलग बात है कि इनकी सरकार में स्मृति ईरानी जब आईबी और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी तो गर्भ निरोधक जो गोलियां और कॉन्डोम इनके विज्ञापन पे दिन में टीवी पे दिखाए जाने पे बैन लगा दिया था। तो एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं उनको आप टीवी पे प्रसारित नहीं होने देते। खैर वो अलग मुद्दा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये कहते हैं कि हम जनसंख्या कानून लगा देंगे, अरे आप आज लगा देंगे तो जो वर्क फोर्स है, जो काम करने की कामकाजी आय जिसको कहते हैं भैया, वो 18-20 साल के बाद शुरू होती है। आप आज लगा देंगे तो ये तो वो बात हो गई कि वो कंगना रनौत जी कौन था वो जो कह रही थी कि कोरोना की कमी है तो पेड़, मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो पेड़ लगाओ। अरे भाई, आज नियंत्रण कानून अगर आप लागू कर देंगे तो इसका जो इफेक्ट दिखाई देगा जो 18 से 20 साल बाद दिखाई देगा। आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत आज पैदा करने की है। पहली चीज तो ये है कि ये हमेशा आप सवाल करिए लंदन पे, ये टोक्यो का जवाब देंगे। अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि अब हम जरा इस मुद्दे पे थोड़ा गहराई पे आ जाते हैं कि अभी समस्या है कितनी बड़ी, लोगों को तो यही अंदाजा नहीं है। तो पहले मैं बता दूं, हमारे देश में जो वर्क फोर्स है, जो काम काज करने वाले लायक लोग हैं, जिनके पास बिलिंग है, जो करना चाहते हैं और जो कर सकते हैं, ऐसी जो जनसंख्या है वो 101 करोड़ है हमारे देश में। और ये 101 में से जो वर्क फोर्स है, इसमें से जो लोग काम करना चाहते हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी करने के लिए तैयार हैं, मिल जाए तो कर भी लेते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो 40% लोग हैं। तो मोटा मोटा करीब 40 करोड़ लोग हो गए। यही जनसंख्या जो है 5 साल पहले 46 करोड़ लोग थे, जो अब घट के 40 रह गए हैं। उसका कारण क्या है कि इस सरकार की नीतियों और इस सरकार और जो देश का माहौल है या बेरोजगारी का जो माहौल है,
6 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया है, उनका सरकार से विश्वास उठ गया है, या समाज से या इस इकोनॉमी से विश्वास उठ गया कि हमें नौकरी मिलेगी। तो वो 6 करोड़ लोग वो हैं, उसके अलावा 40 करोड़ लोग जो हैं वो अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अभी उनमें से क्या है कि ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें से कहा गया है कि 7.8 यानी 7.8% की बेरोजगारी की दर है। यानी कि मैं कहूं मोटा मोटी तो करीब 4 करोड़ लोग हैं जो एक्टिवली, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो काम करने में सक्षम हैं, वो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही है। तो ये 4 करोड़ लोग वो लोग हैं जो बिल्कुल, अरे सर ये सरकारी आंकड़ा है, आप ही की सरकार का आंकड़ा है, सुन लीजिए, ये मैं अपने घर से नहीं लाया हूं, ये आप गूगल करिए, आपका ही आंकड़ा है, ठीक है। तो 4 करोड़ ऐसे लोग हैं। उसके बाद जो आंकड़ा है उसमें क्या है कि एम्बिगुअस एम्प्लॉयमेंट भी है, जिसको हम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों की नौकरी चली गई। जिसकी 1 लाख की नौकरी थी, वो आज अगर 50,000 की भी नौकरी मिलती है तो करने के लिए राजी है, वो लायक 1 लाख के है, लेकिन वो 50,000 में इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बिजली के बिल देने हैं, उसको बच्चे की फीस देनी है। आप ध्यान दीजिए, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 3 करोड़ लोग हैं जो मिडिल सेक्शन में थे, इनकम सेक्शन में थे, यानी कि मध्यम आय वर्ग में थे, जो करीब इसमें आ गए थे, गरीबी रेखा में आ गए थे वो। तो हमारा जो आंकड़ा है वो इतना बड़ा है। भारत में टोटल अगर आप एम्बिगुअस और जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयड हैं, इन दोनों को अगर आप मिला लो तो करीब 14 करोड़ लोग हैं जो, अच्छा अब मैं उनकी बात करूं कि जो अभी कॉलेज से निकल के आ रहे हैं वो भी बेरोजगारी की हालत में आने वाले हैं, उनकी तो मैंने अभी बात ही नहीं की है। तो ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इतना बड़ा आंकड़ा खड़ा हो रहा है, 14 करोड़ लोग। आप इसका अंदाजा आप इससे लगाइए, इस समस्या की विकरालता से, कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा स्लो डाउन था वो 1930 अमेरिका में हुआ था, जिसको हम ग्रेट स्लो डाउन भी कहते हैं ना। उस स्लो डाउन में मात्र 1 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हुए थे, और वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लो डाउन कहा जाता है। हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग यहाँ नौकरी मांगने के लिए खड़े हैं, और हमें अभी भी इसकी जो समस्या की विकरालता है वो समझ नहीं आ रही, सरकार उस पर उठा नहीं रही है। हमारे पास इसके सॉल्यूशंस बिल्कुल हैं, सुझाव भी हैं। मैं कहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, आप लागू कर दीजिए। जिस तरह गांव में आपने मनरेगा लगाया हुआ है, हालांकि मनरेगा को भी मूल स्वरूप से हटा दिया है जो पहले था, बट फिर भी मैं कहता हूं कि गांव में कम से कम एक गांव का जो अनस्किल्ड आदमी है, जो स्किल्ड नहीं है, उसको आप रोजगार देते हो 100 दिन। ये बताइए शहरी व्यक्ति के लिए क्या है? गांव का आदमी तो गड्ढा खोद के उसको रोजगार चलिए 100 दिन तो मिल सकता है, शहर का आदमी जो अनएम्प्लॉयड है उसको क्या मिलेगा? अनस्किल्ड के लिए तो गड्ढा खोदना है, स्किल्ड आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? एक इस तरह का शहरी एम्प्लॉयमेंट एक्ट या शहरी मनरेगा के तौर पे जो ग्रामीण के लिए है, जो रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट है मनरेगा का, उसके लिए एक, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, गरीबों की चिंता करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं उसको बताता हूं अभी अच्छी तरीके से। जो आप बेरोजगारी की कुछ आंकड़ों के साथ आइए दोस्त, कुछ आंकड़ों के साथ आइए। बिल्कुल आंकड़ों के साथ ही मैं बता रहा हूँ, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि अभी ये कोरोना की बात है, कोरोना था अभी, इस वजह से बहुत सारे लोगों के रोजगार गए हैं। आपको मालूम होगा जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार गए हैं, ये मैं भी मानता हूँ। और दूसरी बात यह है, जनसंख्या वाला मैंने आपको बताया ही था। तीसरी बात है, जो मोदी जी हैं और योगी जी हैं, मोदी जी और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में, हालांकि अब वो अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उसको लागू नहीं होने देती उन योजनाओं को, और जो विपक्षी सरकार है वो उन योजनाओं को लागू नहीं होने देती। किस योजना की बात कर रहे हैं? रोजगार से संबंधित बहुत सारी सरकारें हैं। मैं बताता हूं, जैसे 6,000 रुपए किसानों को मिल रहे थे, वो उस चीज को लागू नहीं होने दे रहे हैं। क्या किसान जो परेशान है उसको अगर 6,000 रुपया मिल जाए तो क्या नुकसान है? पश्चिम बंगाल की सरकार उसको 6,000 रुपया नहीं मिलने देती। दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसानों की जो समस्याएं थी, एमएसपी की समस्या थी, एमएसपी की समस्या भी सॉर्ट आउट माननीय मोदी जी ने कर दी है एक तरीके से, क्योंकि जो एमएसपी की जितनी मंडियों की बात थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी में युवा भी समझ रहा है और अपने स्वरोजगार के लिए वो आगे बढ़ रहा है, और स्वरोजगार के लिए लोन भी दिया जा रहा है। बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक लोन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो स्वरोजगार कर सके। और अब कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा युवा है तो वो रोजगार किसी के आगे हाथ फैलाकर क्यों मांगे? उसको ये क्षमता उसमें होनी चाहिए कि वो लोगों को और लोगों को रोजगार दे सके, और वो हमारे देश का युवा कर भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो युवा है, युवा वर्ग आज के समय में जाग चुका है, और जो कांग्रेस की 70 सालों की सरकार थी वो उखाड़ फेंकने का काम भी युवाओं ने किया है। 2014 में मोदी जी को बैठाया, 2019 में फिर से मोदी जी को बैठाया, और अब 2024 में भी फिर से मोदी जी की ही सरकार आएगी, और भविष्य में भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और सुधरेगा। आप देख सकते हैं जो अखंड भारत का निर्माण है, अखंड भारत का निर्माण भी दो शब्द रोजगार कह दो, दो शब्द रोजगार पे भी तो कह दो दोस्त, जिस पे ये बात हो रही है, दो शब्द रोजगार पे भी तो। मोदी जी उसी पर तो मैंने कहा, स्वरोजगार की, स्वरोजगार का जो विषय है, स्वरोजगार एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात है ये जो इन्होंने रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, नरेगा, इसकी जो बात है, इन्होंने क्या किया, ये एक समय में कहा करते थे कि जो रोज 23 रुपए कमा रहा है वो अमीर है, 5 रुपए कमा रहा है वो अमीर है, मतलब गरीबी रेखा ये इस तरीके से तय करते थे। जो 23 रुपए से ज्यादा एक दिन में जिसकी आमदनी है वो अमीर है, इस तरह के इनके बयान आया करते थे। अविनाश जी, आप आंकड़ों के साथ तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं रोजगार की, आप कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया कब मिलेगा, आप कह रहे हैं अखंड भारत बनाइए। हम बात करेंगे विजय पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ओवरऑल बात कर रहा था, उस विषय को लेकर ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे रहा था। स्वरोजगार में मैं आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, मैं इसी वजह से कर रहा था कि भैया हमें रोजगार पर बहस करनी है, हमें अखंड भारत पर बहस नहीं करनी। अखंड भारत कोई दिक्कत नहीं, बने, अब बनाइए, हम आपके साथ में, अखंड भारत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर बनाइए, 10, 12, 15 जो आपको बनाना बनाइए, हम लोग आपके साथ में। लेकिन मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं वो रोजगार पर बात कर रहा हूं। क्या गरीबों को बिजली देने का, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सारी समस्याओं पर जो चिंता की है वो मोदी जी की सरकार ने की है। मैं आपको चार योजनाएं रोजगार से रिलेटेड, सरकार की 4 योजनाएं, योगी जी की दोनों की बता दो, उनकी 4 योजनाएं जो रोजगार के लिए हों, आप सोच के बता दो, गूगल करके बता दो। नहीं, सोचने और गूगल करने वाली आज के समय में विषय नहीं है। जनधन योजना जो चलाई उससे क्या साबित होता है, आप मुझे बता दीजिए। जनधन योजना से ये साबित होता है कि बैंक खाते भी नहीं खुले हुए थे, और बैंक खाते ना खुलने का क्या मतलब है कि लोग चार रोजगार बढ़ा हुआ था। 4 रोजगार की योजनाएं बता दो, सिर्फ 4। लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं 4 योजना बता दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? अरे योगी जी और मोदी जी ने दोनों ने, देखिए दोनों की 4 बता दो। रोजगार के लिए काम, 4 देखिए रोजगार की ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। अगर कहीं फ्लाईओवर बन रहा है तो वहां लेबर को मिल रहा है पैसा, वो रोजगार है। आप देख सकते हैं कहीं पुलिस भर्ती हो रही है तो वो रोजगार है, कांस्टेबल भर्ती होती है वो रोजगार है, शिक्षकों की भर्ती होती है वो रोजगार है। हर जगह रोजगार देने का उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रताप सिंह जी भी जानते हैं। अच्छा ये बता दो, अभी आप बोल रहे हैं पुलिस भर्ती हो रही है, पुलिस भर्ती कहाँ हो रही है? ये तो पर्चा लीक हो रहा है, यूपीएसआई वाले बेचारे आज भी बैठे हैं। लेकिन प्रोसेस कंटिन्यूड है ना, प्रोसेस चल रहा है, निश्चित तौर पर होगा। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका मतलब होता है मंजिल पर पहुंचेंगे, और मंजिल पर निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। अगले पेपर को लीक करने का प्रोसेसिंग चल रहा है, किसका चल रहा है? रोजगार देने का ही प्रोसेस चल रहा है, और रोजगार सबको मिलेगा, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। और समाजवादी पार्टी वाले शायद यहाँ पर नहीं होंगे, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं का मजाक उड़ाने का काम किया था। बेरोजगार युवाओं का मजाक बनाने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया था, उसकी उन्हें सजा मिल चुकी है। 2 बार चुनाव में हार चुके हैं, और आगे भी यही होगा। देश का युवा जाग चुका है, प्रदेश का युवा जाग चुका है। जी ठीक, इलेक्शन की बात अलग है। विजय पांडे जी, आप मेरे साथ जुड़े हैं? विजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद विजय पांडे जी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी जी, मैं इसके समाधान की बात करूंगा और फिर विपक्ष की भी बात करूंगा कि विपक्ष की क्या भूमिका है। आप जो सरकार को सुझाव लगातार देते आए हैं, आपकी नजर में ऐसी कौन सी योजना हो सकती है जिससे रोजगार की जो त्राहिमाम मचा हुआ है उसको कुछ ना कुछ कम किया जा सके? ऐसी कोई सर कुछ नहीं, इसका बिल्कुल समाधान किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ थोड़ी अच्छी सी नीयत की जरूरत है, और नीयत अच्छी आ जाएगी तो फिर एक अच्छी सी नीति की जरूरत है। नीयत और नीयत ठीक कर लेंगे तो समाधान बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अभी अपनी सारी संपत्ति दान की थी, उनके यहाँ के एक शोधकर्ता है अमित बसोले। उन्होंने एक रिसर्च करके एक रिसर्च पेपर दिया था, जिनके रिसर्च के अनुसार 2.8 लाख करोड़ रुपया
अगर हम खर्च करते हैं तो हम करीब 3 करोड़ रोजगार, नौकरियों की बात कर रहा हूं, वो हम जनरेट कर सकते हैं, सरकार जनरेट कर सकती है, ये टोटल खर्चा है। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं? सही, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हम मनरेगा की जिनकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, भाई 2014 में हमने वोट दे दिया ना। अगर कांग्रेस पसंद होती, आपके लिए कांग्रेस इतनी प्रासंगिक क्यों है? पब्लिक के लिए प्रासंगिक नहीं थी, उन्होंने वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। ठीक है भाई, दोबारा 19 में वोट दे दिया। जब पब्लिक को वो अगर पसंद नहीं थी, उनको वोट नहीं दिया, तो तुम उनकी बात क्यों कर रहे? भाई आपको चुना है तो आप जवाब दो, आप अपनी बात करो, पीछे की छोड़ दो। भैया जो पुरानी मनरेगा थी उसमें से जो अच्छा हो सकता है आप कीजिए और आगे बढ़ाइए। उसमें कुछ फॉल्स हैं। फॉल्स ये है कि अब ये अर्जी बेसिस पे हो गया है, इसका जो बजट एलोकेशन है वो फिक्स नहीं रहा है। तो एक बार आप वो कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उससे एक लेवल तक जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर यानी कि जो प्रशिक्षित लोग नहीं है, गैर प्रशिक्षित, उनको मिल सकता है। दूसरा है कि शहरी जो रोजगार है उसके लिए आप शहरी गारंटी, जो मैं कह रहा था कि अर्बन गारंटी एक्ट है जो मनरेगा के तौर पे, आप उसको लगा सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं कि ऐसी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं जो अपने घर के पास पड़ोस में काम चाहती हैं, बल्कि इनका जो स्वरोजगार जो कहते हैं पकौड़े तलना रोजगार है, तो जो स्वरोजगार के लिए भी अगर आप किसी को प्रशिक्षित कर सकते हैं, या अगर उन ऑलरेडी स्किल्ड लोग हैं, डिग्री डिप्लोमा जिनके पास है, मतलब एंटायर पॉलिटिकल वाली डिग्री नहीं, असली काम वाली जिससे कोई काम कर सकते हैं, अगर ऐसी डिग्री उनके पास है तो उनके घर के पास पड़ोस में उनको कोई काम दिया जा सके। और अगर आप पूरा काम नहीं दे सकते हैं उनको, तो जो भी उनकी मजदूरी है उसका, मैं मजदूरी की बात कर रहा हूं, वेतन की भी बात नहीं कर रहा, मजदूरी का आधा तो उनको मुआवजे के तौर पे कम से कम दिया जा सकता है। दूसरी चीज तो ये है। अब इन सब में क्या है कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्रिएट किया जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि हम ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की बात करते हैं, पॉलिसी लेवल पे चेंज अप की जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं कांग्रेस का कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब भारत में एफडीआई आया था 2012 के करीब में, रिटेल में आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस, मनमोहन सरकार हुआ करती थी, और मनमोहन सरकार जब एफडीआई रिटेल में लेके आई, हालांकि तब बीजेपी, ये मोदी जी तब गुजरात में थे, उन्होंने बहुत भारी विरोध किया था उसका। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भारत में जो भी रिटेल बड़ी कंपनी वॉलमार्ट या कारफू टाइप की आएंगी, उनको 30% अपना माल जो है वो यहाँ के भारत के ही छोटे और मझोले व्यापारियों से खरीदना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि भैया आम आदमी, उनका ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा आपने फैक्ट्री खोली, आप सारा टेक्नोलॉजी बाहर से लाए और आप यहाँ सिर्फ बेच रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार ही नहीं मिला, छोटे व्यापार तो ठप हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें सरकार चाहे तो कर सकती है और ये चीजें लगा सकती है। अब मैं आप तो ये केंद्रीय लेवल पे इसको काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के साथ आप एक ध्यान दीजिए, बहुत लोग सवाल करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा या सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल में जो कॉरपोरेट है, अभी कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया है, जो बड़े कॉरपोरेट, जो भारत का जो 1% 5% लोग हैं जिनके पास 80-90% पैसा इकट्ठा है, ये वो लोग हैं, इनका कॉरपोरेट 30% से घटा के मोदी जी ने 22% कर दिया है। 1 साल में सरकार का 1,50,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा, ये सरकार करने को राजी है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अनएम्प्लॉय आदमी को आधी मजदूरी का भत्ता दे दो, तो ये उनको पसंद नहीं आएगा। दूसरी तरफ मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि अभी सरकार का जो बजट है, इसमें सरकार ने रखा है 1,90,000 करोड़, मैं 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूं, इतना पैसा उद्योगों को डायरेक्ट सब्सिडी योजनाओं के तहत देने का इस बजट में प्रावधान है। ठीक है। तीसरा मैं बताऊं, 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपया इन्हीं प्राइवेट संस्थानों का, जो बात कर रहे हैं कि कोरोना में लोगों की रोजगार घटे हैं और ये सब हुआ है, भैया 2 लाख करोड़ रुपया एक तरफ सरकार ने माफ किया है और दूसरी तरफ अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की संपत्ति उन्होंने सिर्फ कोरोना काल में जुटाई है। तो आप ये देखिए कि जो आम आदमी है उसकी नौकरी जा रही है, और कौन निकाल रहा है? दोस्त, मैं आंकड़े से बात कर रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। अगर आपको लगता है मेरी बात झूठ है, आप मुझे बताइए, मैं स्वीकार करूंगा। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सुन लेता हूं। बिल्कुल करेक्ट करिए, बिल्कुल करेक्ट किए। आपने तो पूछा,
आपने पूछा था, अपनी बात आखिरी मेरी 2 लाइन और सुन लो कि जो आपने बोला था कि कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति जिसके यहाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, उसने 500 करोड़, रिलायंस की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये नाम आसान से समझ जा सकते हैं, मैं छोटे नाम लेना चालू कर दूंगा तो वो जरूरी नहीं सबने सुने हो। रिलायंस का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये वही रिलायंस है या अडानी, ये वेदांता ग्रुप, वही वेदांता ग्रुप है जो पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपया दान देता है और दूसरी तरफ अपने मजदूरों को निकाल देता है। गवर्नमेंट उनसे कह सकती थी कि दान पूरा 500 करोड़ मत करो, 100 करोड़ कम करो, लेकिन वहां के अपने मजदूरों को टेक केयर करो, उनको नौकरी से मत निकालो, आधी तनख्वाह उनको दे दो। रोका जा सकता था ना, ये भी तो किया जा सकता था ना। तो जो कोरोना में हम बहाना दे रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया, धन इकट्ठा है कॉर्पोरेट के पास भी, सरकार के पास भी, बस नीयत और नियत की कमी है। जी बताइए। बिल्कुल जी, अब्राल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या करेक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने बाद में भी जो एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने इतने मजदूरों को निकाल दिया और वो 500 करोड़ रुपया दे दिया, तो उसमें मैं बताता हूँ, आप किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया दान देते हैं तो क्या आप अपने सारी घर की उससे बात बता के आए हैं कि मैं कितने अपने मेड हटा रहा हूँ, कितने काम वाले हटा रहा हूँ, क्या आप सारी उसको बता देंगे? अब वो तो उन्होंने निश्चित तौर पर नहीं बताया होगा कि हम इतने मजदूर हटा रहे हैं या इतने मजदूर लगा रहे हैं। अगर ये पता होता तो सरकार उन्हें समझाती, बताती उनको, लेकिन वो घर का अंदर का मसला होता है, वो पर्सनल उनका निजी मसला होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो हुआ वो गलत किया, मजदूरों को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि मजदूरों की अगर रोजगार उनका छीना है तो उन्हें बहुत समस्या आई होगी। और वो क्या सरकार ने कोई बयान दिया कि मत हटाएं? बिल्कुल सरकार कह रही थी कि बोला, सर्कुलर जारी किया, सरकार कह रही थी कि सबको सहयोग करना चाहिए आपस में। सरकार ने तो इतना तक भी कहा कि कबूतरों को और चिड़ियाओं को भी दाना पानी देना चाहिए, इससे ज्यादा और सरकार क्या करेगी? वो उपदेशकों के काम होते हैं, सरकार का काम सर्कुलर जारी करना होता है, आदेश देना होता है। ये ज्ञान कथा कहना ना, ये उपदेशकों के काम है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है सर्कुलर देना कागज पे। वो कहीं दिया किसी डीएम को? किसी को ये बोल देते कि आप जो जीएसटी भरते हैं ना, 30% पैसा आप उन लोगों की सैलरी में दे दीजिएगा, 30% जीएसटी में चालान जमा कर देना, आप सैलरी का हम ले लेंगे। सरकार कर सकती थी ना, किया क्या सरकार ने? सैलरीज कटी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज कट करके थोड़ा बहुत इधर उधर दिया था। वो पीएम केयर फंड में ले ली गई थी, बहुत सही बोला आपने, वो पीएम केयर फंड में ले ली, लेकिन दी किसको है, मैं वो पूछ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा आपने बताया, जबरदस्ती जबरिया काट के सरकारी पीएम केयर प्राइवेट फंड में डलवा लिया, वो तो सही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जिनकी नौकरी जा रही थी उनको क्या दिया, उनके लिए बताओ कुछ आप। जबरदस्ती नहीं था, वो सैलरीज कटने के बाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाह रहे थे कि हम और भी अपनी तरफ से सैलरीज दान दे दें, क्योंकि उस वक्त किसने कहा? सर्कुलर जारी हुए, सर्कुलर जारी हुए सर, सर्कुलर जारी हुए हैं विभाग में। वो चाह रहे थे 3-3 महीने की सैलरी देना भी अपनी तरफ से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ी विकट समस्या पड़ी है। तो उस समय में उन्होंने देश की मदद की और उनका मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और जहां तक बात है बेरोजगारी की और रोजगार के विषय की, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने का कार्य मोदी जी करेंगे निश्चित तौर पर। आप देखते रहिए, या 2 साल के अंदर बेरोजगारी मुक्त भारत बनेगा, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं, मैं उसकी पूरी प्लान अभी बता देता हूं आपको। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर व्यक्ति को बेनिफिट होता है। किसी को किसान, मैं समझा देता हूं, किसी को किसान समृद्धि योजना के माध्यम से 6,000 रुपया मिल रहा है, किसी को किसी योजना के माध्यम से बेनिफिट हो रहा है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बन रहा है, किसी का शौचालय के जो पैसे दे रही है सरकार उसके माध्यम से उनका शौचालय बन रहा है। तो क्या उसके पास शौचालय बनने को आप रोजगार में लाते हो? तो वो रोजगार, शौचालय बनवा दिया, वो उसको आप मतलब उसके आदमी को रोजगार मिल गया क्या, उस परिवार को? कहां से लाते हैं ये लॉजिक? आप अगले संबित पात्रा बन सकते हैं।